नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में है वो हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे कि संश्लेषित रेशे के गुण क्या-क्या होते हैं। वैसे हमने पहले है वो कुछ जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, आपके पॉलिएस्टर है, इस तरह के संश्लेषित रेशों के गुणों के बारे में बात की थी। वही इसमें जैसे नायलॉन रेशों के गुणों की बात की थी कि परबल होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, है ना? तो वही गुण क्या है इसी में शामिल किए जाएंगे। और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं वो हमने पहले बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब देखिएगा आप है कि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या है। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है यानी बारिश का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं। देखो अद्वितीय है ना, वो एक हिंदी का शब्द है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। यानी जैसे वन वर्ड आते हैं ना हिंदी में, वन वर्ड, तो हिंदी का शब्द है अद्वितीय। यानी अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि जो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र है ना, वो शीघ्र सूखते हैं। देखिए क्वेश्चन है वो यहाँ बन सकता है कि प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र की तुलना में सूखने में ज्यादा समय लेते हैं, क्यों? ध्यान से सुनिएगा कि प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र की तुलना में सूखने में ज्यादा समय लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जबकि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र की जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। अब जाहिर सी बात है भाई, ये संश्लेषित रेशों से बना वस्त्र जल ही कम सोखेगा, कम सोखेगा। तो ये जो कम सोखेगा तो ये जल है वो जल्दी क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। जबकि प्राकृतिक रेशा है वो जल ज्यादा सोखता है, तो यह सूखने में समय लेगा। तो ये इसका सीधा सा आंसर है कि प्राकृतिक रेशे हैं वो जल का धारण अधिक करते हैं या जल है वो ज़्यादा सोखते हैं, इस वजह से उन्हें सूखने में समय लगता है। जबकि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र है उनकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो यहाँ से भी है वो क्वेश्चन है बन सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि ये शीघ्र क्यों सूखते हैं संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र। अधिक चलाऊ होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं। हमने कल बात की थी ना पहले वाले वीडियो में, क्या था कि जो प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र है वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। तो इसलिए है वो संश्लेषित रेशों की आवश्यकता बढ़ी, या संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों की या वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये थोड़े है ना कॉस्टली, कम होते हैं, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक है। रख रखाव में सुविधाजनक कैसे है? जैसे प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र आप रख दो तो उनके क्या होते हैं, उनके जैसे कीड़े, उसका उस वस्त्र के कीड़ा लग के उस वस्त्र को खराब कर देगा। इसलिए उसमें नेफ्थलीन की है वो गोलियां डाली जाती है, नेफ्थलीन या कोई और अन्य है वो रासायनिक पदार्थ मिलाकर उस वस्त्र की सुरक्षा की जाती है। जबकि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों के अंदर है वो ऐसा नहीं होता है, ये उससे प्रभावित है। जो आपके जीव है वो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र को इतना प्रभावित नहीं करते हैं जितना प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र को करते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। तो क्रियाकलाप 3.2, ये 3.2 क्रियाकलाप क्या कहता है कि एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, यानी एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो और इनमें से एक प्राकृतिक रेशे का बना होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशे का बना हो। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की आप है वो मदद ले सकते हैं। इसके बाद है कि टुकड़ों को पृथक यानी अलग बिक्रों, बिक्र का अर्थ होता है जैसे कांच का प्याला मान लो आप, ये बिक्र आप इसे नाम दे सकते हो, है ना? तो बिक्रों या मगों, मग होता है ना नहाने वाला, में भिगोए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़े को पात्रों से आप निकाल लीजिए, उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए और प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिएगा। जैसे मान लो ये दो पात्र है, ठीक है, बराबर आकार के, इसमें भी एक कपड़ा डाल दिया, इसमें भी एक कपड़ा डाल दिया, इसको पात्र नंबर ए दे दिया, इसको पात्र नंबर बी दे दिया, इसमें डाल दिया प्राकृतिक रेशे से बना वस्त्र,
प्राकृतिक और इसमें डाल दिया संश्लेषित रेशों से बना वस्त्र। पानी भी बराबर मात्रा में था और वस्त्र है वो भी बराबर था, यानी बराबर माप का था, नाप का था। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमने वो कपड़ा डाला और इसके अंदर कपड़ा डाला, तो ये जो प्राकृतिक रेशों से बना वस्त्र है वो पानी ज्यादा सोखेगा। ज्यादा सोखेगा तो पात्र ए के अंदर पानी है वो कम रहेगा, अर्थात पानी के आयतन में कमी आएगी। और जबकि पात्र बी है, ये संश्लेषित रेशे से बना, इसके अंदर वस्त्र डालते हैं, वो पानी कम सोखेगा। तो इसका मतलब पात्र ए से पात्र बी में जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसके अंदर संश्लेषित रेशा है और संश्लेषित रेशे से बना वस्त्र है वो पानी कम मात्रा में सोखता है प्राकृतिक रेशे की बजाय। तो चलिए देख लेते हैं, वो सूखने वाला ही है। अब वही क्वेश्चन आगे बनेगा कि भाई जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि संश्लेषित रेशे जल धारण कम करते हैं और प्राकृतिक रेशा है वो जल धारण ज्यादा करता है। इस वजह से प्राकृतिक रेशों को संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र को सूखने में ज्यादा समय लगता है प्राकृतिक वाले को। आगे है, क्या प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या संश्लेषित रेशे हैं वो प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? बिल्कुल कम सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? बिल्कुल। संश्लेषित रेशे हैं से बना वस्त्र सूखने में कम समय लेगा प्राकृतिक से। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? यही गुणधर्म आगे प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, जल धारण क्षमता कम होती है, ये गुण ही है इनका। आप अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायी यानी टिकाऊपन, देखो चिर का मतलब ही क्या होता है, लंबे समय तक, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी है वो आप प्राप्त करिए। तो ये है वो अपना संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है वो कंप्लीट हो गए। अब है वो हम देखेंगे प्लास्टिक क्या होता है। चलिए हम प्लास्टिक को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी है वो रूपरेखा है वो तैयार कर लेते हैं हम लोग, कि सबसे पहले प्लास्टिक की परिभाषा क्या है। प्लास्टिक, अगर देखो प्लास्टिक की परिभाषा की बात करूँ ना, तो इसकी परिभाषा है कि छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर, मैं यहाँ पूरा लिख नहीं पाऊंगा, तो छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर एक लंबी संरचना का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। लंबी श्रृंखला कह दो चाहे लंबी संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिक कहते हैं। आप वापस ध्यान से सुनिएगा कि प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है, कि छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला या लंबी संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिक कहते हैं। अब प्लास्टिक है उसके प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के जो प्रकार हैं वो प्रकार कितने हैं आपके, दो हैं। कितने प्रकार है, दो। कौन कौन से हैं, जिसमें एक आएगा वो है आपके थर्मोसेटिंग, एक है वो है थर्मोसेटिंग और एक है वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक के प्रकार है वो दो हो गए, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब इसमें थर्मोसेटिंग है ना, इसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, ताप दृढ़, और इसे कहते हैं ताप सुनमे। अब सेटिंग से मतलब है, जिसका मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई मेरी सेटिंग है वो अच्छे से हो गई है, अब अपना काम है वो बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दृढ़ है, निश्चित है अब। तो इसके अंदर क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो पिघलते नहीं है बल्कि और कठोर हो जाते हैं। गर्म करने पर ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर वो पिघलते नहीं है बल्कि और मतलब थोड़ा पिघलेंगे, लेकिन ठंडा करोगे और ज़्यादा है वो कठोर हो जाएंगे, तो वो कहलाते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो वो है आपके बेकेलाइट, बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट और मेलेमाइन है वो आपके थर्मोसेटिंग के उदाहरण है। और थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है जैसे पीवीसी है, पीवीसी। पॉलीथीन आती है जो बाजार से हम थैलियाँ जिसमें सब्जी डाल के लाते हैं, पॉलीथीन, वो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। और पीवीसी, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, और पॉलीस्टाइलिन है वो किसके उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की परिभाषा क्या है, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर वो और मृदुल हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं, वो आपके थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इन्हें हिंदी में ताप सुनमे कहते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग को ताप दृढ़ कहते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण क्या होंगे, बेकेलाइट होगा और मेलेमाइन होगा। और जबकि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या होंगे, पॉलीथीन होगा,
पीवीसी होगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और पॉलीस्टाइरीन होगा। तो अब चलिए हम इसको है वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको पढ़ते हैं। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या है? बहुलक है। हमने बहुलक की परिभाषा पढ़ी थी कि छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, वो बहुलक है। जबकि अभी मैंने प्लास्टिक की आपको परिभाषा क्या बताई है कि छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर एक उच्च अणुभार वाली संरचना बनाते हैं, वो आपके क्या है? प्लास्टिक। तो पूछ ले प्लास्टिक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे, उनमें से एक ऑप्शन आपके दे दे बहुलक। तो प्लास्टिक क्या है? बहुलक है। आप ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लो चाहे। नेक्स्ट है, सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। ऐसा नहीं कि भैया हाँ एक ही प्रकार से होती है, जैसे ये दिखाया गया है, अलग अलग प्रकार की इनमें संरचना होती है, एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में रेखीय, जैसे ये है रेखीय लाइन के रूप में, और अन्य में तिर्यक क्रॉस बंद होती है। तिर्यक क्रॉस बंद जैसे ये अपने को दिखाया गया है। ये तो हो गई रेखीय संरचना और ये हो गई तिर्यक क्रॉस बंद संरचना। इस प्रकार से वो प्लास्टिक है से बने होते हैं। उसके बाद है आगे, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होती है। बिल्कुल, प्लास्टिक की वस्तुएं वो आपको सारे आकार में है, मार्केट के अंदर मिल जाएगी और सभी साइज में आपको मिल जाएगी। जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं, ये जैसे चेयर है, बाकी और अन्य है, बाल्टी वगैरह दिखा रखी है। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आसानी से इसे सांचे में डाल सकते हैं और ये सस्ता भी होता है, इस वजह से इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अर्थात इसे कोई भी आकार नहीं दिया जा सकता, यानी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई दे दिया तो ये निश्चित है, नहीं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, यानी रिसाइकल हो सकता है। आप इसे पिघलाकर है कोई नई चीज़ बना सकते हैं, यदि थर्मोप्लास्टिक है तो। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में आप बदला जा सकता है। पुराना प्लास्टिक है उसे पिघलाया और नए आकार में डाल दिया, नई वस्तु बना ली। इसकी तारें बनाई जा सकती है, इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के हैं वो क्या है? उपयोग है। जैसे ये देखिए, ये प्लास्टिक के उपयोग है। इसमें क्या है? चेयर कुर्सी है, बाल्टी है, छोटा गिलास है, और बच्चों वाली क्या है? बाइक है। तो पॉलीथीन, उसके बाद है पॉलीथीन। पॉलीएथीन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लास्टिक का एक उदाहरण है। पॉलीथीन आती है ना बाजार से, जो हम सब्जी वगैरह लाते हैं और कोई सामान लाते हैं तो प्लास्टिक की बनी पॉलीथीन देते हैं। उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने में काम आता है। उसके बाद है आगे, अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? नहीं, सारी प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक नहीं मोड़ी जा सकती। कैसे? जैसे एक जो बिजली के स्विच होते हैं ना, फैन वाले हैं, लाइट वाले हैं, स्विच बटन आते हैं, स्विच। तो ये स्विच ले लो और एक प्लास्टिक से बनी आप बाल्टी ले लो, तो दोनों दोनों में से आसानी से कौन मोड़ा जाएगा? बाल्टी। स्विच नहीं मोड़े जाएंगे, क्योंकि स्विच क्या है? बेकेलाइट के बने हैं, और बेकेलाइट के बने अर्थात ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है। यानी प्लास्टिक की, जैसे ये मान लो आप क्या है, ये बोतल है प्लास्टिक की, यदि इसके अंदर आप गर्म पानी डालोगे, विकृत होने का मतलब है पिचक जाएगी, है ना। जैसे मान लो ये विकृत आपने डाला, वो ऐसे हो गई, यानी मुच गई, मारवाड़ी में कहते हैं ना मुच गई, तो वो मुच जाती है, विकृत हो जाती है। ऐसा, तो आप इसको है वो यहाँ से अंडरलाइन करिएगा। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक। यानी ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाते हैं और इन्हें आसानी से नई नई आकृतियों में ढाला जा सकता है, वो आपके क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। तो ये थर्मोप्लास्टिक की क्या है? डेफिनेशन। एग्जाम में पूछेगा प्लास्टिक किसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन क्या रहेगी कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं, यानी विकृत हो जाते हैं, सरलतापूर्वक उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें नई नई आकृतियों में ढाला जा सकता है, वो प्लास्टिक आपके क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या है? एक तो पॉलीथीन है, दूसरा है पीवीसी है, इस पीवीसी का पूरा नाम क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, और तीसरा है पॉलीस्टाइरिन है, पॉलीस्टाइरिन है। तो ये क्या है आपके जो
थर्मोप्लास्टिक है उसके उदाहरण है। इन उदाहरणों को आप है ध्यान ज़रूर है वो रखिएगा। तो पीवीसी का पूरा नाम है पीवीसी, सॉरी एक मिनट, पीवीसी उसका पूरा नाम है पॉली, पी का हो जाएगा पॉली वाइनिल, वी का हो जाएगा वाइनिल और सी का हो जाएगा क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड, ये इसका क्या है पूरा नाम है। तो पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है। इनका उपयोग यानी जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, खिलौना बनाओ, कंघियाँ बनाओ और विभिन्न प्रकार के पात्र के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यानी थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघिया, पात्र बनाने में किया जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें, अब देखो आप यहाँ से, एक मिनट रुकिएगा, आप है वो यहाँ से है अंडरलाइन करिएगा कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया तो उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर वो और कठोर हो जाते हैं, वो प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो बात एक ही है, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उसमें अगर वापस उसे गर्म करेंगे तो वो नरम नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा, और मुलायम नहीं होगा तो उसे नए आकार में नहीं डाले जा सकते। तो नए आकार में किस प्रकार के प्लास्टिक को नहीं डाला जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नए आकार के अंदर है वो नहीं डाला जा सकता। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उसके उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण है, एक तो है वो है बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग के उदाहरण है बेकेलाइट और दूसरा है मेलेमाइन, बेकेलाइट और मेलेमाइन। अब ये बेकेलाइट का उपयोग कहाँ होता है, जो बिजली वाले जो स्विच होते हैं वो स्विच बनाने में इस बेकेलाइट का उपयोग होता है। और मेलेमाइन जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, आग बुझाने वाली गाड़ियां, उनके जो कर्मचारी जिस प्रकार के वस्त्र पहने रखते हैं उन वस्त्रों में ऊपर जो परत होती है वो एक विशेष उन वस्त्रों के ऊपर एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक की परत होती है और वो विशेष प्रकार का प्लास्टिक क्या होता है, मेलेमाइन। देखिए बेकेलाइट का उपयोग तो किस में हो गया, स्विच बनाने में हो गया, आप जो प्रेशर कुकर होता है उसका हत्ता बनाने में इसका उपयोग हो गया बेकेलाइट। जबकि मेलेमाइन का उपयोग है फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं ना कर्मचारी, उनके जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्र के ऊपर एक प्लास्टिक की परत आती है, वो प्लास्टिक कौन सा है वहाँ आपके मेलेमाइन है। तो ये दोनों किस प्रकार के प्लास्टिक के उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। नेक्स्ट है बेकेलाइट उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, बिल्कुल कुचालक, और बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इसका उपयोग आता है। मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है। पूछ ले आग का प्रतिरोधक कौन सा प्लास्टिक है, तो वो आपके मेलेमाइन है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता ज़्यादा है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है। आग का प्रतिरोध करते हैं यानी विरोध करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित है वो किया गया है, जैसे ये देखिएगा, ये जो हैं ये आपके थर्मोसेटिंग के उदाहरण है। ये स्विच बेकेलाइट के बने हुए हैं, इनमें से कुछ है वो मेलेमाइन के हैं। तो ये सॉरी ये किसके हैं, थर्मोसेटिंग के हैं, थर्मोसेटिंग है। हाँ तो सही है, ये थर्मोसेटिंग है, इसका मतलब बेकेलाइट और मेलेमाइन के ये वस्तुएं बनी हुई है। और ये किसके हैं आपकी, ये बनी हैं थर्मोप्लास्टिक की। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो आज हमने इस वीडियो में है वो प्लास्टिक कंप्लीट किया है और संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में बात की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपके कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करिएगा, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।